अब आप लोग अपनी न्यू बुक निकालिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। देखिए इसमें टोटल जो है इस बुक में, अभी जो बुक में सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 8-9 चैप्टर लिखे हुए हैं। तो हम सबसे पहले चैप्टर 0 पढ़ा रहे हैं। ध्यान रखिएगा चैप्टर 0 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ज्ञाता बनने जा रहे हैं कि हाँ हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्ञाता हो जाएंगे पूरी बुक पढ़ के, और बाद में कोई छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और ना बता पाएँ तो बेइज्जती होएगी, ठीक है। तो इसीलिए चैप्टर 0 आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। चैप्टर 0 पढ़ा रहे हैं और 1-2 टर्न इसमें 2-3 टर्न चैप्टर 0 पर देंगे। उसके बाद आपका सिलेबस चालू होगा चैप्टर 1 से, शायद वो एनालिटिक फंक्शन चैप्टर है, डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटीज के बाद है फिर एनालिटिक फंक्शन। मतलब चैप्टर 0 आपका बेसिक चैप्टर है। तो जैसे इसको पढ़ाने जा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, तो आपको बहुत सारी बातें देखिए इसकी मालूम है ढेरों। कॉम्प्लेक्स नंबर पहली बार तो सुन नहीं रहे हैं, जिंदगी में बहुत बार सुन चुके हैं। बेसिक पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर की थी। तो सीधी सी बात है कि आपको बहुत कुछ मालूम है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको बहुत कुछ नहीं भी मालूम है, ठीक। तो चलिए चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट वाइज लिखते रहिएगा। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई भी नंबर अगर x प्लस आई वाई फॉर्म में, या कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले सेट ही लिख दे रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को c से लिखा जाता है, ठीक। c इसका नोटेशन है। इसमें किस प्रकार के नंबर होते हैं, x प्लस आई वाई के, और इसमें जो x और y होते हैं वो रियल होते हैं। यानी अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो रियल का सुपर सेट है, ठीक। बताइए जो r है वो सबसेट ऑफ c। प्रत्येक रियल नंबर ध्यान रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। रियल कैसे कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये समझिए 3, हाँ आपसे पूछा जाए ये रियल है कि नहीं, आप फटाक से कहेंगे है। हाँ तो क्या इंटीजर नहीं है, हाँ रियल है ना, इंटीजर नहीं है क्या, हाँ तो इंटीजर भी है भैया, ठीक। तो रियल भी है इंटीजर भी है। तो वही आपसे पूछा जाए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, तो आप कहेंगे नहीं है, तो गड़बड़। रियल नंबर है लेकिन प्रत्येक रियल कॉम्प्लेक्स है। इसको देखिए हर वो नंबर कॉम्प्लेक्स होता है जिसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ x और y क्या है रियल। बताइए 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट देखा जाए 0 हो जाए। 3 प्लस आई 0 होता है, इससे तो बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो ध्यान से करिए, जैसे आपने पीछे रियल एनालिसिस मान लीजिए बुक पढ़ रखी है, तो अगर आपने रियल एनालिसिस बुक पढ़ रखी है तो पहले आपको रियली कायदे से देखा जाए पढ़नी चाहिए। क्योंकि देखिए पहले आप जैसे सुपर सेट की बात है तो देखिए रियल का सेट कॉम्प्लेक्स से छोटा है, तो देखिए आप पहले छोटी चीज पढ़ेंगे कि पहले बड़ी पढ़ेंगे, ठीक है। आप जब पढ़ाई चालू करते हैं, हाँ तो कहाँ चालू करते हैं, हाई स्कूल से, ठीक है। पहले हाई स्कूल पढ़ेंगे कि पहले 2 पढ़ेंगे, तो सीधे पहले क्लास 2 पढ़िए, क्लास 3 पढ़िए, क्लास 4 पढ़िए, फिर हाई स्कूल पढ़िएगा जाके। तो वही चीज़ है कि आपको कहना है हम पहले हाई स्कूल पढ़ेंगे, 2-3 हम बाद में पढ़ लेंगे। तो ये बहुत बेकार चीज़ है, बहुत गंदी बात है। ये इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत लोग ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो बुक है ये क्वेश्चन लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी सरल है, मतलब क्वेश्चंस के बड़े अच्छे अच्छे। जैसे रियल आपने मान ली पढ़ी होगी, तो रियल में बताइए पूरा थ्योरिकल कॉन्सेप्ट, मतलब वहाँ का जो क्वेश्चन भी है ना रियल का वो थ्योरिकली से होता है। उसको कोई फार्मूला नहीं करी है भाई ये फार्मूला इससे कर लो या ये तरीका इससे कर लो, ठीक। वो पूरा आपको हर प्रत्येक क्वेश्चन में बहुत कुछ सोचना पड़ता है। रियल एनालिसिस का क्वेश्चन अगर आपको लगाना है तो आपको ज्यादातर क्वेश्चन कोई भी एक्सरसाइज के हो तो उसमें सोचना पड़ जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। मतलब आपको पूरा प्रोसेस मालूम होने के बावजूद भी आपको सोचना पड़ जाता है। कहीं बाउंडनेस सोचनी है, कहीं सुप्रीम सोचना है, कहीं इन्फिनिम सोचना है, कहीं मोनोटोनिक फंक्शन देखना है ना, बहुत सारा कुछ देखना पड़ता है तमाम जगह पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसीलिए ये बुक ज्यादातर बहुत लोग पहले पढ़ा देते हैं कि ये क्वेश्चन सरल है इसके, ठीक। इसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। तो वाली ये रियल आपकी नहीं पढ़ी है तो इसके कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि उसी का एक्सटेंशन है। बताइए जो कॉम्प्लेक्स है किसका एक्सटेंशन दिख रहा है, रियल का। तो अगर आपने रियले नहीं पढ़ी है तो आपको यहाँ पर दिक्कतें होंगी, लेकिन दिक्कतें ज्यादा नहीं होंगी। कहाँ पर दिक्कतें होंगी, जहाँ कोई कॉन्सेप्ट लगा होगा, जहाँ कोई डेफिनेशन आएगी वहां दिक्कत चालू होगी, ठीक है। और आपने अगर रियल पढ़ रखी है तो रियल अगर आपने पढ़ रखी है तो मान के चलिए आपको दिक्कत नहीं होगी कि कॉन्सेप्ट रियल वाले लगेंगे। और मान लीजिए आपने रियल नहीं पढ़ रखी है तो भी दिक्कत नहीं, आपको जगह जगह पे दिक्कतें आएंगी बीच बीच में, लेकिन जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप बड़ा खुश रहेंगे। हाँ भाई ठीक, क्वेश्चन बहुत सरल है। तो क्वेश्चन इसके इजी है, एक्चुअली में क्वेश्चन लगाना इजी है, इसीलिए पहले पढ़ा दी जाती है। भले कॉन्सेप्ट समझ में आया हो चाहे कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, या कॉन्सेप्ट छुड़वा दिया जाए, ठीक है, कि इसको छोड़ दीजिए बेकार है। जहां लगेगा कि रियल का फ्लेवर आ रहा है तो हम छुड़वा देंगे। तो कह रहे हैं ये इतना इसलिए लेक्चर दे रहे हैं कि थोड़ा सा बड़ा गंदा मार्केट है कि पहले कॉम्प्लेक्स पढ़ा दी जाती है कि आओ पहले कॉम्प्लेक्स पढ़ लो,
ताकि कोचिंग छोड़ के ना भागो। ठीक है, वो समझ में आ जाएगी। रियल पता नहीं समझा पाए कि ना समझा पाए इतने अच्छे से। ठीक है, तो देखिए आर इज द सबसेट ऑफ सी है, तो इसलिए बार बार कह रहे हैं। और विनोद कुमार जैसे आप ये बुक पढ़ेंगे तो इसमें आपको दिखाएंगे, इन्होंने भी लिख रखा है, इन राइटर ने भी लिख रखा है कि एक जगह पर पहले आपको रियली पढ़नी चाहिए, खुल के नहीं लिखा है, इनडायरेक्टली लिखा है। जब लिखा होगा तब दिखाएंगे। खैर चलिए, तो देखिए सी कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स प्लस आई वाई, एक्स और वाई आपका क्या है, रियल नंबर है। ठीक, इसमें अगर आपका रियल पार्ट ऑफ आर ई जेड, इसको जेड से लिखते हैं, जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, आपने पढ़ा होगा। कह रहा है मन से पढ़िएगा चैप्टर, अगर जहां आपका मन छूटा तो आपकी बहुत सारी चीज छूट जाएंगी। कह रहा है पूरे चैप्टर को अगर जब पढ़ाया जाएगा तो इसमें 50% चीजें आपको आती होंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा गारंटी के साथ 50% नहीं भी आती होंगी। चाहे आपने जितनी कॉम्प्लेक्स पढ़ी हो, आपको नहीं आता होगा वो सब, आपने पहली बार जिंदगी में देखा होगा या जिंदगी में पहली बार प्रूव करा होगा। तो कह रहे हैं मन से पढ़िएगा, ये ना सोचिएगा हमें तो सब आता है, ये छोड़ो 2 लाइन छोड़ो, अब जब नया चालू होगा तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे वो पूरी बुक में जगह जगह पे यूज होंगे। ठीक, तो इसका जो रियल पार्ट होता है, जेड का रियल पार्ट ऐसे लिखते हैं आर ई जेड, दिस इज एक्स। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आई एम जेड, दिस इज वाई। यहाँ पर बहुत लोग अभी यहीं पर गलत कर देंगे। अगर मान लीजिए हम बैच लगाओ और आपसे पूछने की स्थिति में हो तो कई लोगों से पूछ के उनकी बेइज्जती करी जा सकती है। जैसे हमने लिख दिया है, पूछेंगे इसका इमेजिनरी पार्ट बताओ, और मान लो हम बैच में लगा हो, सब लोग बैठे हो सामने, हम पूछे तुम बताओ इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, तो 50% लोग आई वाई कह देंगे। मतलब उनको कॉम्प्लेक्स की स्टार्टिंग का ये भी नहीं मालूम है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। रियल पार्ट सारे सही बता लेंगे एक्स, लेकिन अगर इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे तो आधे लोगों को मालूम होगा, आधे गलत जानते हैं। तो कह रहे हैं इमेजिनरी पार्ट को आई वाई बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इमेजिनरी पार्ट आई वाई नहीं होता है, इमेजिनरी पार्ट सिर्फ वाई होता है। यहीं से उन लोगों के लिए चालू हो गई नॉलेज जिनको ये बात आज तक नहीं मालूम थी। इमेजिनरी पार्ट जो लोग आई वाई जानते हैं, ठीक है, उनके लिए बताइए नई चीज आ गई। तो कह रहे हैं ध्यान से पढ़ते रहिएगा, आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें नहीं भी आती हैं। तो ये रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये एक्स और वाई कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है। सब कुछ एक्स वाई में लिखा है, अभी पोलर फॉर्म भी आएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या है। ठीक है, तो पॉइंट वाइज लिखिए। जैसे नंबर 1 लिखा तो नंबर 1 में इतनी बातें लिखी हैं, तो आप नंबर 1 पॉइंट वाइज इकट्ठे लिखते चले जाएंगे, तो ढेर सारा इकट्ठा हो जाएगा, तो समझ ही नहीं आएगा आखिरकार करा के आ गया है। तो पॉइंट वाइज धीरे धीरे सारी बातें क्लियर करते हैं। नंबर 1 में कुछ बातें इतनी बताई गई। ठीक है, अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपने इंट्रा पढ़ा होगा, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताए दे रहे हैं। इसके द्वारा रिप्रेजेंट जो पॉइंट होता है ये होता है एक्स कॉमा वाई। जैसे आपने इंट्रा पढ़ा होगा कि मान लीजिए 2 + 3i है, मान लीजिए कहीं लिखा है इंटर में 2 + 3i, तो आपसे कहिए 2 + 3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके द्वारा रिप्रेजेंट पॉइंट बता दीजिए। तो ये नहीं लिखते 2, 3 ये लिखते हैं। तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर x + i वाई एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है इस प्लेन पर। बताइए ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, इसको आप रियल एक्सेस बोलते हैं, इसको इमेजिनरी एक्सेस बोलते हैं। ठीक, आपसे कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस फिगर में ड्रॉ करिए। तो देखिए आप इसके द्वारा रिप्रेजेंट पॉइंट लिखिए एक्स कॉमा वाई। तो देखिए एक्स कॉमा वाई मान लीजिए यहां पर कहीं है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, ये ओरिजिन, तो ये डिस्टेंस बताइए एक्स रही होगी, ये डिस्टेंस वाई रही होगी। यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां बैठा है, बताइए ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहां बैठा हुआ है। ठीक, एक पर्टिकुलर ले लिए, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें Z0 2 + 5i, ठीक, या 2 - 3i, मान लीजिए ये ले लें। आपसे कहिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओ, कहां बनेगा, तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके द्वारा रिप्रेजेंट पॉइंट कौन सा होगा, 2, -3 पर। तो 2, -3 बताइए बना लीजिए। मान लीजिए ये 2, -3 यहां पर है, सपोज करिए यहां पर बनाए ले रहे कहीं पर, ये डिस्टेंस एक्स मान लीजिए, ये आपका 2 है और ये नीचे दे रहा है -3, तो ये आपका कोऑर्डिनेट 2, -3 यहां मिलेगा। यानी ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ये बैठा है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस प्लेन पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, वो यहां भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है, यहां कहीं पर। तो ये जो फिगर बना है और जो ये प्लेन बना है, प्लेन जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट आपको बताया गया, तो जिस प्लेन पे इसको बनाते हैं, बताइए इसको आप लोग रियल ऐसे जानते हैं एक्स वाई प्लेन, लेकिन कॉम्प्लेक्स में इसको एक्स वाई प्लेन तो बोल सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन इसका एक और भी नाम है, वो होता है आर्गेंट प्लेन। अब बताइए ये हमने लिख दिया, ये बहुतों को नहीं मालूम, कॉम्प्लेक्स में इसको बोलते हैं आर्गेंट। आर्गेंट नाम है मैथमेटिशियन का, जिन्होंने बनाया उसके हिसाब से होता होगा। तो आर्गेंट प्लेन इसका नाम होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो फिगर बनता है उसको बोलते हैं आर्गेंट प्लेन।
तो क्या सीखा, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट देगा। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से लिखते हैं, जैसे एक्स प्लस आई वाई। इसका तो रिप्रेजेंट ये होता है, रियल नंबर जो पढ़ चुके हैं वो कॉम्प्लेक्स का सबसेट है, ठीक है। इसका रियल पार्ट सीखा, इसका इमेजिनरी पार्ट सीखा, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सीखा, ठीक। अब नंबर 1 पे इतना नोट कर लीजिए, पॉज करके इतना लिखिए फटाफट जल्दी से, ठीक, लिख दिया होगा। अब चलिए इसको डाल दे रहे हैं। अब नंबर 2 लिखते हैं। नंबर 2 में हेडिंग लिखिए मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग लिखिए नंबर 2 लिखिए मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हिंदी बोलते हैं मापांक कोणा, वो आपने इंटर पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर हम जेड ले लें, एक्स प्लस आई वाई, तो इसका मॉड आपने सीखा होगा इंटर में। तो मॉड क्या होता है, जेड मॉड। कैसे लिखते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब बताइए जो व्यक्ति अगर ऐसा सोचता है इमेजिनरी पार्ट आई वाई मानता है, उसका गलत हो जाएगा। बताइए रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब आपको लगता है इमेजिनरी पार्ट आई वाई है, तो आई वाई का स्क्वायर आप करेंगे, आई वाई का स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर माइनस हो तो यह माइनस आ जाएगा, तो बीच में माइनस होता है क्या। बताइए रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये मॉड जेड होता है। और इसका एम्पलीट्यूड थीटा से लिखते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं या आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा दो नाम है। और ये होता है tan इनवर्स y बाई एक्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और एम्पलीट्यूड आपको बताया गया है, ठीक है। अब देखिए इनका ज्योमेट्रिकल देख लीजिए कि मॉडुलस क्या होता है और एम्पलीट्यूड क्या होता है। जरा समझिए, एक और एग्जांपल लीजिए। जैसे हम एक एग्जाम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, z इक्वल टू 1 प्लस आई। आपसे कहते हैं इसका मॉडुलस बताइए, एम्पलीट्यूड बताइए। तो बताइए आपने इंटर में इसका खूब मॉडुलस एम्पलीट्यूड निकाला है, इसका मॉडुलस फटाफट देखिए फॉर्मुलास निकाल देने। मॉड जेड क्या निकलेगा, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1, इस 1 का स्क्वायर उसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर, दिस इज √2। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड मॉडुलस जो है वो √2 है। और थीटा अगर एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो tan इनवर्स y बाई एक्स करेंगे तो बताइए tan इनवर्स 1 आएगा, तो ये हो जाएगा π/4। कह रहे ये जो हमने अभी वर्किंग करी ये आपने इंटर में खूब करी है, ठीक। अब आपको जो हम आगे बताने जा रहे हैं ये कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा। जिनको बातें याद रहती है वो मालूम रहता है, हो सकता है आपको बताया ना गया हो, तो वैसे मालूम होना चाहिए, इसी पार्ट में बताया जाता है। देखिए यार ज्योमेट्रिकली देखिए, जब सोचिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने लिया था 1 प्लस आई, ये कहाँ बैठा होगा, इसके द्वारा रिप्रेजेंट पॉइंट बताइए होगा 1,1। तो ये 1,1 कहाँ बैठा होगा, मान लीजिए ये, मान लीजिए 1,1 है, ठीक है। 1,1 का मतलब क्या हुआ, ये ओरिजिन है, ये दूरी 1 होगी, ये दूरी 1 होगी। तो ये 1,1 का मतलब ये डिस्टेंस दोनों 1,1 होंगी, बोले सही है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए मॉडुलस निकला है √2 और एम्पलीट्यूड लिखा है 45 डिग्री। तो जरा देखिए ध्यान से, अगर आपसे कहते हैं ये वाली दूरी बताइए जरा, ओपी डिस्टेंस बतानी है, बताइए ओपी डिस्टेंस √2 आएगी। बताइए ये 1 है, ये 1 है, चाहे आप पाइथागोरस लगा दीजिए। बताइए पाइथागोरस लगाएंगे तो बताइए ये आपको निकालना है कर्ण, तो देखिए कितना आएगा √2। यही तो था, यानी फिगर रिगार्डिंग बताइए ये ओपी है, ठीक। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आगे से ध्यान रखिएगा क्या बताता है, किसी कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस क्या बताता है, मॉडुलस बताता है ओरिजिन से इसकी दूरी। कोई भी कॉम्प्लेक्स, मान लीजिए यहाँ बैठा हो, वहां बैठा हो, यहाँ बैठा हो, कहीं बैठा हो, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो मॉडुलस बताता है कॉम्प्लेक्स नंबर जिस जगह बैठा है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस। एम्पलीट्यूड क्या बताता है, बताइए जब आप इसको यहां से मिला लेंगे, इसको जब आप यहां से मिलाएंगे तो एक लाइन बन जाएगी, इस लाइन का x की पॉजिटिव के साथ जो एंगल बनता है ये एम्पलीट्यूड, दिस इज π/4। बताइए एंगल π/4 है, बहुत लोग समझ पा रहे होंगे कैसे π/4 बताइए, ये तो 90 है, वो 90 कंफर्म। अब बताइए इन दोनों का सम 90 और होएगा। अच्छा बताइए ये डिस्टेंस बराबर है, तो अगर ये डिस्टेंस बराबर है तो फिर ये एंगल ही बराबर होंगे, तो कितने कितने के एंगल हो गए, 45 देखिए ये निकला, बोले सही। हमारे इसका नाम हम m डाल दें तो फिगर रिगार्डिंग बताइए ये एंगल POM है, POM देखिए π/4। यानी कि अब आगे से ध्यान रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और एम्पलीट्यूड क्या बताते हैं। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या बताता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बताता है कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस, और एम्पलीट्यूड क्या बताएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप ओरिजिन से मिलाएंगे तो एक लाइन बन जाएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर को जब ओरिजिन मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी, तो इस लाइन का x की पॉजिटिव के साथ एंगल बताएगा। मान लीजिए एक जनरल फिगर बनाए,
जैसे कोई कॉम्प्लेक्स मान लीजिए यहाँ बैठा है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए इस जगह बैठा है, सेकंड क्वाड्रेंट में बैठा है। अब इसका मॉडुलस क्या होगा, तो बताइए इसकी जो ओरिजिन से दूरी होगी, बताइए ये डिस्टेंस मान लीजिए क्यू पॉइंट है, तो जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ बैठा है इसका मॉडुलस होगा डिस्टेंस ओ क्यू, और ये जब आप क्यू पॉइंट को ओ से मिलाएंगे तो एक लाइन बन जाएगी, उस लाइन का एक्स की पॉजिटिव के साथ जो एंगल बनेगा दिस इज एम्पलीट्यूड, ये आपका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या बताता है, ध्यान रखिएगा ओरिजिन से दूरी, और एम्पलीट्यूड जो होता है वो ये, एम्पलीट्यूड यूनिक नहीं होता है। ठीक, एम्पलीट्यूड बहुत सारे हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी कहलाता है, खैर चलिए उसकी बात बाद में करेंगे। बताइए एम्पलीट्यूड कैसे बहुत सारे हो सकते हैं, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ बैठा है, तो इससे क्या, इसकी ओरिजिन दूरी बताओ। अच्छा बताइए ओरिजिन दूरी ऐसा हो सकता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन दूरी 5 भी हो, इसकी ओरिजिन दूरी 11 भी हो, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इसी पॉइंट की ओरिजिन दूरी 3 भी हो, 6 भी हो, 11 भी हो, 40 भी हो सकती है? नहीं। तो ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन दूरी यूनिक होगी, लेकिन देखिए एंगल यूनिक नहीं होता। आपको हाई पढ़ाया था, मान लीजिए आपसे कह दिया 30 डिग्री की लाइन बनाइए तो आप बना देंगे। एम्पलीट्यूड बताइए एंगल होता है ना ये वाला, आपसे क्या 30 डिग्री बनाओ, बना देंगे। फिर आपसे कहते हैं 390 बनाओ, अच्छा 390 अगर आपसे बनाने कहा जाएगा तो बताइए 390 आपका जो बनेगा बताइए यही बनेगा, 360 घूम के 30 बढ़ जाए तो 390 में तो यही लाइन आ जाएगी। तो ये जो एंगल होता है वो यूनिक नहीं है, तो आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिक नहीं है, लेकिन जो है ये मॉडुलस जो है वो यूनिक। ठीक, चलिए इसको नोट करिए नंबर 2 पे, इसको हटाए दे रहे हैं, इसकी गंदा सा फिकर है, बाकी से इसको नोट करना, पॉज करके लिखिए इसको फटाफट जल्दी से। मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड आपका हुआ ये, ठीक लिख गया होगा। अब चलिए नंबर 3 हेडिंग लिखिए, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर 3 हेडिंग लिखिए, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मान कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका पोलर फॉर्म बताना है। ठीक है, तो नंबर 3, हाँ तो पोलर फॉर्म क्या होता है, आपने जिंदगी में पहली बार सुना, आर और थीटा में होता है। आपने अभी जो थ्योरी पढ़ी बताइए सब एक्स वाई की पढ़ी, वो सब कार्टेशियन फॉर्म था। तो पोलर फॉर्म क्या है बताइए, जेड जो होता है वो एक्स प्लस आई होता है कार्टेशियन फॉर्म में। आपने ये भी सुना होगा किसी कार्टेशियन को अगर पोलर बदलना है तो एक्स की वैल्यू होती है आर कॉस थीटा और वाई की वैल्यू होती है आर साइन थीटा, यानी इसी में अगर हम एक्स की जगह आर कॉस थीटा और वाई की जगह आर साइन थीटा लगाएंगे तो उसका पोलर फॉर्म आ जाएगा, आर और थीटा में दिखने लगेगा। तो ये लगा देते हैं, दिस इज आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। तो देखिए इसमें हम आर कॉमन ले रहे हैं तो ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और कौन बेसिक पार्ट वन ट्रिग्नोमेट्री में दिस इज ई टू द पावर आई थीटा। तो ये आपका पोलर फॉर्म आ गया, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है ये पोलर फॉर्म। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन में एक्स प्लस आई वाई दिखता है वो पोलर में कैसा दिखेगा, आर ई टू द पावर आई थीटा, इस फॉर्म में पोलर फॉर्म में ये दिखेगा। ठीक, अब देखिए समझिए, बताइए ये x इक्वल टू आप क्या लगाते हैं, x इक्वल टू लगाते हैं आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा, ये लगाते हैं। ठीक, अच्छा बताइए इन दोनों को अगर आप स्क्वायर करके जोड़ दें तो आर स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इन दोनों को अगर डिवाइड कर दे तो इधर आ जाएगा y अपॉन एक्स, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप पढ़े लिखे काफी। तो ये टेन थीटा आ जाएगा y अपॉन एक्स, अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। बताइए जो हमने इसको पोलर फॉर्म बदलने के लिए लगाया था सब्स्टिट्यूशन जो होता है, तो ये आया। अच्छा आर यहां से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, आर निकालेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे, और थीटा अगर निकालेंगे तो ये निकलेगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, बताइए निकलेगा। अब अगर ध्यान से देखें तो जो आर निकला है वो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड है, और जो थीटा निकला है इससे बताइए वो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड है। मतलब कि आर जो है एक्चुअली में वो मॉड जेड बता रहा है, आर क्या बता रहा है मॉड जेड, और थीटा जो बता रहा है इसमें वो क्या बता रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। यानी बताइए अगर इसको और स्टैंडर्ड देखना है तो बताइए जेड का बताइए दिस इज मॉड जेड, आर का मतलब बताइए मॉड जेड है, और ई टू द पावर आई थीटा का मतलब क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ध्यान रखिएगा एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट एक ही बात है, मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में लिखा है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में लिखा है तो यहां पर जो आर लिखा है ना ये मॉडुलस बताएगा, और ये e की पावर में i का जो कोफिशिएंट है, ध्यान सुनिएगा, e की पावर में i का जो कोफिशिएंट है बताइए एम्पलीट्यूड बताएगा। ठीक, अब जैसे आपने किसी कार्टेशियन फॉर्म से जैसे आपने 2 + 3i दिया आपको हो गया,
तो 2+3i को आपने बनाना सीख लिया। 2+3i कैसे बनेगा, x का 2 y का 3। मान लीजिए अब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दें पोलर फॉर्म में, और हमने ये देखिए लिखा दिस इज r e टू द पावर i थीटा, और हमने पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा। आपसे कहिए बनाइए, तो देखिए अगर आपको बनाना है तो आप तो x+i बना पाते हैं, आप ये बना नहीं पाते हैं तो नहीं, जरूरत नहीं इसको कि x+i बदलने, इसको कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको खोल देंगे cos π/4 प्लस i sin π/4 ऐसे खोलेंगे इसको, ठीक। कुछ लोग ऐसे करेंगे और जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा तब बना लेंगे, तो नहीं बनाना है। बताइए हमने कहा पोलर फॉर्म में ये है, तो पोलर फॉर्म में यहाँ जो नंबर लिखा है ये क्या बता रहा है, मॉडुलस। मॉडुलस मतलब क्या होता है, ओरिजिन से दूरी, और यहाँ जो आई का कोफिशिएंट लगा है ये क्या बताता है, एम्पलीट्यूड, तो ये एंगल बताता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बनाना आना चाहिए, ठीक। बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे बनाया जाएगा। बताइए पहले इसका एम्पलीट्यूड खींच के, एम्पलीट्यूड क्या होता है π/4, दिस इज 45, तो 45 बताइए ये थीटा इक्वल टू 45 की लाइन खींच दी, ये देखिए π/4 वाली खींची, एम्पलीट्यूड देख। और r कितना है, r होता है कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ बैठा होगा, जहां बैठा होगा उसकी ओरिजिन से दूरी 2 होनी चाहिए। तो यहां से 2 दूरी पर मान लीजिए ये दूरी वाली, दिस इज 1, दिस इज 2, तो बताइए ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये 2 e टू द पावर i π/4 का है। बताइए जिसमें ये वाला एंगल हमने π/4 रखा है। अब सोचिए रहिए यहाँ जो थोड़ा बड़ा कर दे रही है ताकि आपको ये ना समझे कि ये क्या, वो तुमने गिना था 1 और 2, थोड़ा बड़ा कर दिया। अब बताइए जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ बैठा है इसका तो ये मॉडुलस 2 ही है, क्यों, क्योंकि इसकी ओरिजिन से दूरी 2 है। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ बैठा है इसका एम्पलीट्यूड बताइए π/4 है, बताइए यही वाला एंगल तो एम्पलीट्यूड होता है, दिस इज π/4। तो कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में आपको बनाना आना चाहिए। मान लीजिए आप एक और लिख दें, मान लीजिए लिख दिए z इक्वल टू 2 e टू द पावर i π/6 या 3 ऐसे कर दें, ठीक है, या और कुछ कर दें, तो कुल सोचिए इसका दुगना लिखना है, इसका आधा लिखना है, ठीक है, एक से घटे हुए पता नहीं कुछ भी सोच सकते हैं, 4 कर दे रहे हैं, 4 e टू द पावर i। अब बताइए इसका एम्पलीट्यूड π/6 होगा, 30 डिग्री की लाइन खींचेंगे और उस पर कितना मॉडुलस लेना है 4, 4 डिस्टेंस मेजर कर लेंगे तो ये आ जाएगा। जर्नल अगर देखा जाए जर्नल, तो बताइए जर्नल क्या होगा, ऐसे बनेगा। मान लीजिए ये कोई जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये डिस्टेंस r है, ये थीटा एंगल है, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो r e टू द पावर i थीटा, ये देखिए जनरल फिगर बना हुआ है r e टू द पावर i थीटा। बताइए ये डिस्टेंस r हो गई, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर बैठा होगा ये कैसे लिखा जाएगा, r e टू द पावर i थीटा। ठीक, चलिए पोलर फॉर्मूला इतना नोट करिए पॉज करके, ठीक, चलिए लिख के होगा हटाए दे। तो जैसे अभी कुछ क्वेश्चन वगैरह आएंगे तो आप बताइए जो पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म बताइए पोलर फॉर्म के मॉडुलस और एम्पलीट्यूड के लिए बेटर है। जरा समझिए ध्यान से, अगर आप कहीं मॉडुलस एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, जैसे आपको एक एग्जांपल बताया पहले, मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हमने √2 e टू द पावर i π/4, मान लीजिए हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, इसी को चलिए हम कार्टेशियन में बदल दे रहे हैं, ये पोलर फॉर्म लिखा हुआ है, इसको कार्टेशियन में बदल दीजिए। अच्छा कार्टेशियन में बदल देंगे तो बताइए √2 और ये e की पावर i π/4 आएगा cos π/4 i sin π/4, ठीक, देखिए बदलना इसको कार्टेशियन फॉर्म में, तो दिस इज 1/√2 प्लस i/√2, ठीक है, √2 कट जाएगा तो ये ऐसे आ गया। अब आपको देखिए बीच का कैलकुलेशन छोड़ दिया जाए, बीच का कैलकुलेशन हटा दीजिए, आपको हमने ये दिखाया और आपको हमने ये दिखाया, ठीक, ये वाला क्वेश्चन भी हमने करा था, आपसे पूछा जाए इसका मॉडुलस एम्पलीट्यूड बताइए, ये दिखा के पूछना है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। बताइए मॉडुलस, ये कार्टेशियन फॉर्म है, दिस इज x प्लस आई वाई, तो आपसे कहते हैं इसका मॉडुलस बताइए, एम्पलीट्यूड बताइए, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। बताइए मॉडुलस निकालने के लिए √x प्लस y स्क्वायर करेंगे तब मॉडुलस निकलेगा, एम्पलीट्यूड के लिए tan इनवर्स y अपॉन s करेंगे तब एम्पलीट्यूड निकलेगा। तो अगर जो कार्टेशियन फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर है इससे मॉडुलस या एम्पलीट्यूड निकालना तो आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा देखिए यही चीज पोलर फॉर्म में ऐसे लिखी है तो देखिए नहीं निकालना पड़ेगा। बताइए यहाँ जो लिखा होगा ये मॉडुलस है और यहाँ जो लिखा होगा वो एम्पलीट्यूड, मतलब पोलर फॉर्म इस मामले में अच्छा है। अगर आपको मॉडुलस एम्पलीट्यूड की जानकारी चाहिए, मॉडुलस या एम्पलीट्यूड की अगर आपको जानकारी चाहिए तो कार्टेशियन फॉर्म से निकल आएगा, लेकिन बेटर कौन सा है बताइए, बेटर पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म में आपको कुछ निकालना ही नहीं है, यहाँ जो लिखा होगा ये मॉडुलस होगा और यहाँ जो लिखा होगा ये एम्पलीट्यूड होगा। बात समझ में कुछ, ठीक है, इसको भी लिखना हो तो लिख लीजिए आप लोग फटाफट, ठीक, लिख गया होगा, बढ़ाते हैं। उसके बाद आती है कॉम्प्लेक्स नंबर के जो है नंबर्स हैं, ये भी बड़ी अजीब बात है, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगी, कुछ लोगों को मालूम भी होगी, हालांकि ये चीज हम बीएससी सेकेंडरी में बता चुके हैं, लाप्लास वाली बुक में ये चीज बताई गई है, उसमें एक प्रूफ था
जो अगर गलत तरीके से करेंगे तो सरल हो जाएगा और सही तरीके से करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उसमें ये बात बता चुके हैं, आप लोगों को याद होगा, कुछ लोग भूल गए होंगे। तो आपसे पूछा जाए, मान लीजिए पूछने वाली बात है, मान लीजिए आपने पूरी किताब वैसे कर खत्म कर ली, आपने सपोज करिए पूरी बुक आपने खत्म कर ली, ठीक, और आप कॉम्प्लेक्स के ज्ञाता हो गए कि इतनी हैवी बुक आपने पढ़ी खत्म करी, तो आप कॉम्प्लेक्स के ज्ञाता हो गए। जब ज्ञाता हो गए तो कोई पूछने लगेगा, अच्छा बताओ एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है ये और एक कॉम्प्लेक्स लिखना है ये, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे और किसी ने पूछा इन दोनों में कौन सा बड़ा नंबर कॉम्प्लेक्स बताओ, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, ठीक। अब ये क्वेश्चन जो हमने पूछा है इसका आंसर बहुत लोगों को मालूम है और इसका आंसर बहुत लोगों को नहीं मालूम है, ठीक है। तो जिनको नहीं मालूम है उन्हीं के लिए कि कहीं ये बड़ा ही, देखो 1 5 से बड़ा है, ये आई है, ये 7 आई है, तो आपने जहां इससे कहा कि ये वाला बड़ा है तो आपकी सारी मिले तो मेरी सारी मिल बर्बाद हो गई। कॉम्प्लेक्स ज्ञाता थे ना, कॉम्प्लेक्स पढ़ी, इतनी मोटी बुक पढ़ी है और कोई पूछ रहा है तुरंत एक छोटा सा क्वेश्चन कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा कॉम्प्लेक्स बड़ा है कौन सा छोटा, वो कह रहे हैं ये वाला बड़ा है, तो आपको पढ़ना बेकार, मूर्ख है आप, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में बड़ा या छोटा नहीं होता है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तो हो सकता है लेकिन ना तो बड़ा होता है ना छोटा होता है। चलिए ठीक है, अब कोई नहीं, हालांकि इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी आपकी बुक में दे रखा है लेकिन हम ज्योमेट्रिकल बताएंगे कि क्या मीनिंग। हाँ, तो आपने क्या कहा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, यही कहा है ना कि ये बड़ा नंबर है। चलिए देखते हैं बड़ा कैसे है। हाँ, ज्योमेट्री देखिए, बताइए 1 + i ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या रिप्रेजेंट करता है, बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, तो 1 + i बताइए यहां बनेगा, वो देखिए इस जगह बनेगा। और आप जगह 5 + 7 आई, तो 5 + 7 कहा, बताइए 5 इधर जाएंगे 7 यहां बनेगा। यानी अगर आप कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ये बना हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये बना हुआ है, आपसे पूछा जाए इन दोनों में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, तो आप कह रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या एक्चुअली में, बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली में एक पॉइंट शो कर रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है इस पॉइंट और उस पॉइंट में कौन सा पॉइंट बड़ा है, तो आप कह रहे हैं भाई साहब वो पॉइंट बड़ा है, वो पॉइंट बड़ा है, पॉइंट बड़ा है, पॉइंट बड़ा छोटा होता है, बताइए पॉइंट सिर्फ पॉइंट होता है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो ये एक पॉइंट शो करता है कॉम्प्लेक्स टेल पर, ये दूसरा पॉइंट शो कर रहा है। और अगर हम क्वेश्चन पूछना कि इन दोनों पॉइंटों में कौन सा पॉइंट बड़ा है तो एक्चुअली में क्वेश्चन ही गलत पूछना है, ठीक है। थोड़ा इधर बना देना दूसरा नंबर 5 + यहां बनेगा, ठीक। अब देखिए हम सही क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं अपनी बात, अगर हम पूछ रहे हैं कि कौन सा पॉइंट बड़ा है और आप कह रहे हैं वो पॉइंट बड़ा है तो क्वेश्चन भी गलत था और आंसर भी गलत था, पॉइंट बड़ा छोटा नहीं होता है। एक दूसरा क्वेश्चन वो सही है, आपसे पूछा जाए इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से दूरी ज्यादा है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से दूरी ज्यादा है, आपसे ये पूछा जाए। अब ये सही क्वेश्चन है, बताइए इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से दूरी ये और इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से दूरी ये, किसकी दूरी ज्यादा है, तो बताइए ये दूरी ज्यादा है। दूरी का मतलब क्या है, मॉडुलस, बताइए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड और इसका कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड, तो बताइए मॉड इसका ज्यादा आ जाएगा। लेकिन क्या मॉड कॉम्प्लेक्स नंबर है, बताइए मॉड तो रियल आएगा, इसका मॉड निकालेंगे तो √2 आएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो रियल नंबर आ गया, प्योर रियल। बताइए 5 + 3 आई, इसका भी रियल आ जाएगा, तो बताइए रियल नंबर में छोटे बड़े होते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आई के रूप में लिखा हुआ है, आपसे कह रहा है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बड़ा छोटा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर ना तो बड़े, इस प्रकार के आप कॉम्प्लेक्स नंबर बड़े छोटे नहीं बता सकते, बताइए 1 5 से बड़ा है, ओके, ठीक है, लेकिन आप नहीं बता सकते कि एक्चुअली में ज्योमेट्रिकली अगर देखा जाए तो ये पॉइंट शो करता है और पॉइंट छोटे बड़े नहीं होते। तो ये रियल नंबर के पॉइंट, रियल नंबर भी होते हैं, वो भी पॉइंट शो करते हैं, लेकिन वो एक ही लाइन के पॉइंट शो करते हैं। जैसा कि ऐसे देखिए रियल नंबर बताइए अगर हम 3 और 5 लेते हैं तो ये रियल नंबर के जो रियल नंबर्स हैं वो भी एक्चुअली वो भी पॉइंट हैं, लेकिन वो पूरे प्लेन के पॉइंट नहीं, वो लाइन के हैं। बताइए 3 कहां पर है, बोले सही है, और 5 कहां पर है। अब आप सोच रहे हैं 3 बड़ा कि 5 बड़ा, तो एक्चुअली में जो रियल नंबर होते हैं ये अब ओरिजिन से दूरी ही बताते हैं डायरेक्ट। बताइए जो रियल नंबर होता है वो डायरेक्टली ओ से दूरी बता रहा है। बताइए 3 है, इसका मतलब क्या है, ओरिजिन से दूरी। ये 5 है, मतलब क्या है, ओरिजिन से दूरी। मतलब यहाँ पर ये जो 1 + i है ये ओरिजिन से दूरी नहीं बता रहा है, 1 + i ओरिजिन से दूरी तब बताएगा जब इसका मॉड लगाएंगे। तो मॉड इसके छोटे बड़े हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर छोटे बड़े नहीं होते। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा या बड़ा बराबर होता है हर नक्की का। जैसे आपने इंटर में ऐसे क्वेश्चन करे होंगे, ऐसे क्वेश्चन अगर याद हो तो इंटर में इस प्रकार के क्वेश्चन कराए जाते हैं। ये आपसे कहा जाता है XY निकालिए, ठीक है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें बराबर करके दिया ना, बराबर। बताइए ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इसके बराबर है तो XY निकालिए। कैसे निकालते हैं, रियल इमेजिनरी कंपेयर करा के, रियल कंपेयर कराएंगे XY की पहली इक्वेशन,
इमेजिनरी कंपेयर क्या है, दूसरी इक्वेशन। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तो हो सकता है, बताइए यही वाला पॉइंट इसी वाले पॉइंट के बराबर नहीं है क्या, सेम पॉइंट है, बताइए ये पॉइंट 5+2 है, वो सेम पॉइंट, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट वो पॉइंट जो है इसका कंपेयर नहीं कर सकते, वो कहाँ कैसे क्या कुछ नहीं मालूम, सिर्फ पॉइंट शो कर रहा है, तो पॉइंट दो सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो ऑर्डर्ड सेट नहीं है। ऑर्डर्ड का मतलब होता है जिसमें ये आपको ऑर्डर्ड फिर पढ़ाएगी रियल एनालिसिस में, ठीक है। ऑर्डर्ड सेट क्या होता है, जिसमें लेस या ग्रेटर डिफाइंड हो जाए। तो अगर यह लेस या ग्रेटर अगर डिफाइंड हो जाएगा सेटों में, नंबरों में, तो यानी कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें अगर लेस ग्रेटर डिफाइंड है, लेस और ग्रेटर डिफाइंड है, तो फिर वो सेट आपका क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड सेट कहलाएगा। तो बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ नंबर तो हो जाएंगे जो रियल वाले होंगे, सब तो नहीं होंगे। तो कह रहे हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट सी है उसके आप कोई भी दो नंबर लीजिए, कोई भी दो, तो उनके में क्या लेस या ग्रेटर लग जाएगा, सब में तो नहीं लगेगा, कुछ में लग जाएगा जो सिर्फ रियल होंगे, बाकी नहीं लगेगा, तो बेकार हो गया। कह रहा है मैथमेटिकल प्रूविंग बुक में आप दी, अपना पढ़ना चाहिए तो पढ़िएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आपका मोटा जो भी बताया गया है इसमें आपको आपके मतलब की चीज क्या है, आपके मतलब की चीज ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर लेस और ग्रेटर नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब पढ़ाए दे रहे, उसके बाद है चलिए कॉन्जुगेट भी बताए दे रहे, नंबर 4 पॉइंट या नंबर 5 जो भी आपका हो अपना देखते रहिएगा, आपने जितने नंबर डाले हो। कॉन्जुगेट ऑफ ए हेडिंग लिखे, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होता है देखिए ध्यान से। मान लिया हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लिख रहे हैं, दिस इज x प्लस आई वाई, बोले सही है, जेड हमने क्या लिखा, x प्लस आई वाई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जेड बार, बताइए सबको मालूम है x माइनस आई वाई। अगर जेड आपका x प्लस आई वाई है तो जेड बार क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई। कहा देखिएगा ये भी बात नहीं बताया दे रहे हैं, बहुत लोग भूल जाते हैं, हालांकि पावर टिग्नोमेट्री सबका पढ़ा है, सबको मालूम होगा लगभग सबको, ठीक है। फिर भी अगर किसी को नहीं मालूम तो ये, जैसे मान लीजिए किसी को अगर ये लगता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है तो हमें बीच का चिन्ह बदल देना चाहिए, तो नहीं, बीच का चिन्ह नहीं बदलता है, सबको बात मालूम है। ध्यान रखिएगा आई की जगह माइनस आई लगता है, यानी अगर मान लीजिए हमने इसको पलट के लिख दिया, अब मान लीजिए इंटर लेवल का कोई बच्चा है 11 लेवल का, अगर वो उसको इंटर लेवल के बच्चों को यही लगता है कि बीच का चिन्ह बदल दो, बस उसको यही लगता है, तो आपसे कहते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बताओ, इंटर लेवल वाले को कुछ बच्चे ये बता दें, तो ये गलत हो गया। कह रहे हैं इसका कॉन्जुगेट ये नहीं है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है तो आई की जगह माइनस आई लगाना है, तो उसका कॉन्जुगेट आता है, और फिर इसी इसका मल्टीप्लाई कराते तो रियल आ जाता है। अगर इसको ज्योमेट्रिकली समझा जाए तो देखिए इसके द्वारा रिप्रेजेंट पॉइंट x, y है, इसके द्वारा रिप्रेजेंट पॉइंट x, ज्योमेट्रिकली बता रहे हैं, और इसके द्वारा रिप्रेजेंट पॉइंट बताइए x, माइनस y है। अब जरा ज्योमेट्री बनाइए इसकी, सपोज करिए x, y यहां बनता है, मान लीजिए ये पॉइंट आपका x, y है, ये ओरिजिन है, इसका मतलब क्या होगा, बताइए ये आपका डिस्टेंस x रहा होगा और ये डिस्टेंस y रहा होगा। अरे आपको इसका कॉन्जुगेट बनाना है इसी में, तो ये है x, माइनस y, मतलब x में तो आप ऐसे ही जाएंगे लेकिन y में नीचे चले जाएंगे, तो भाई y में नीचे चले जाएंगे तो भाई यहां मिलेगा, तो बहुत लोग समझ गया होंगे, इसका नाम p डाल दें, इसका नाम q डाल दें, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या शो करता है, तो देखिए ये मिरर इमेज शो करता है। मिरर इमेज मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बनाया हमने, इसका कॉन्जुगेट कहाँ बना, यहाँ बना, तो बताइए जितनी दूरी ये थी उतनी दूरी ये थी, और ये 90 डिग्री का एंगल भी होगा, तो जैसे मिरर इमेज नहीं होती, यहाँ मिरर के सामने खड़े तो पीछे उतनी दूरी पे मेरा इमेज बनेगा। तो देखिए अगर ये इसको सीधा माना जाए, देखिए इसको सीधा मानिए थोड़ी देर के लिए, इसको देखिए हमने मिरर माना, तो देखिए इसकी इमेज यहीं पे बनेगी। तो यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो मिरर इमेज शो करता है, यानी इसका कॉन्जुगेट ये होगा, इसका कॉन्जुगेट ये होगा। यही चीज पोलर फॉर्म में कैसे निकलेगी, मान लीजिए हम पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं r e⁻⁷, तो इसका जेड बार क्या निकलेगा, ध्यान रखिएगा जेड बार कैसे निकलता है, आई की जगह माइनस आई, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म है, ठीक। चलिए इसको भी लिख लीजिए आप, वीडियो पॉज करके ये भी लिख लीजिए, ठीक लिख दिया होगा। अब चलिए अगला पॉइंट लिखिए, उसमें कुछ हेडिंग नहीं लिखनी है, कुछ चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट बदल दीजिए, हेडिंग कुछ नहीं लिखना है। देखिए हम कुछ एम्पलीट्यूड पर्टिकुलर लिखने जा रहे हैं, ध्यान देखिएगा, कुछ एम्पलीट्यूड पर्टिकुलर लिख रहे हैं, जो भी 5वां पॉइंट है या 6वां पॉइंट है, जो भी आपके अकॉर्डिंग है। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए एम्पलीट्यूड ऑफ आई, केवल x बता दीजिए, x एम्पलीट्यूड ऑफ x, जहां x आपका ग्रेटर देन 0 है, एम्पलीट्यूड ऑफ x बताना जहां x 0 से बड़ा है,
अच्छा तो एक्स जीरो से बड़ा मतलब एक्स रियल है कि कॉम्प्लेक्स है? अरे एक्स कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो सकता। क्यों? अरे कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्रेटर देन होता ही नहीं, बताया क्या, कॉम्प्लेक्स में लेस देन नहीं होता। तो एक्स अगर हम लिख रहे हैं ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब एक्स निश्चित रूप से रियल नंबर है। ठीक, अब जरा ज्योमेट्री देखिए, ये 4 क्वेश्चन हम लिख रहे हैं पहले हम, ठीक, और ये बताते जाते हैं। फिगर देखिए, फिगर्स निकालने की जरूरत नहीं, बताइए ये ओरिजिन है। अच्छा एक्स एक रियल नंबर है तो कहाँ होगा? यहाँ ऊपर नीचे, बताइए रियल है तो इस लाइन पे होगा, इस लाइन पे रियल नंबर होंगे सारे, प्योर रियल। इस लाइन में सारे इमेजिनरी होंगे। ठीक है, अब देखिए इसका आपको एम्पलीट्यूड बताना है, तो ये एक्स जीरो के बराबर देखिए नहीं लिखा है, जीरो से बड़ा लिखा है। कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। बताइए एक्स यहाँ कहीं होगा, एक्स अगर जीरो से बड़ा है तो इधर होगा नहीं, ठीक इसी जगह पे होगा। आपको इसका एम्पलीट्यूड बताना है। क्या बताया था एम्पलीट्यूड? जरा ज्योमेट्री सोचिए, कह रहे हैं किसी नंबर का एम्पलीट्यूड, मान लीजिए इस नंबर का एम्पलीट्यूड बताना है, तो एम्पलीट्यूड जिस नंबर का आपको बताना है उसका मतलब बताया गया कि इस नंबर को पहले ओरिजिन से मिला दीजिए। हम इसको देखिए हमने ओरिजिन से मिला दिया, जब इसको ओरिजिन से मिलाएंगे तो एक लाइन बन जाएगी, उस लाइन का एक्स की पॉजिटिव के साथ जो एंगल होता है, बताइए ये एम्पलीट्यूड होता है। तो आपको जिस नंबर का भी एम्पलीट्यूड बताना है उसको आप ओरिजिन से मिलाइए, तो जो लाइन बनेगी उसका एक्स की पॉजिटिव के साथ, बताइए आपको इस नंबर का एम्पलीट्यूड बताना है तो इसको ओरिजिन से मिलाइए, तो हम मिलाएंगे तो बताइए यही आएगा। देखिए थोड़ा डार्क कर दिया, जब इसको हम ओरिजिन से मिलाएंगे तो देखिए ओरिजिन मिलाएंगे तो यही लाइन आएगी, इसी लाइन का इसी के साथ एंगल। बताइए जब ओरिजिन से मिला देते हैं तो उसके बाद एक्स की पॉजिटिव के साथ उसका एंगल देखते हैं, तो देखिए हमने इसको ओरिजिन से मिलाया तो ये लाइन बनी, इस लाइन का इसी के साथ एंगल बताइए 0 डिग्री। ठीक, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो 0 आएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए, कह रहे हैं कुछ पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड लिख रहे हैं, नंबर 2 इसका मतलब ये इसी पॉइंट में नंबर फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। हाँ, एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स या माइनस एक्स एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस एक्स एक्स ग्रेटर देन 0। यह सोचिए गलत लिखा है, कुछ लोग सोचते हैं अरे पहले भी ग्रेटर अभी भी ग्रेटर, अंदर माइनस एक्स लगा दिया है। किसी को लगता है कि इसका एक्स लेस देन 0 होना चाहिए, किसी को अगर ऐसा लगता है तो मूर्ख है। बताइए एक्स को जरा लेस देन 0 मैंने लिखा है एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस एक्स, जहां एक्स लेस देन 0 है। हाँ, यानी एक्स माइनस ले, जरा -3 ले लीजिए, एक्स को हमने -3 लिया, यहाँ लगाया तो माइनस पहले से बैठा है तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो बताइए अंदर फिर से प्लस आ गया ना, तो ये एक्स कैसा है? 0 से बड़ा ही है। यानी इस नंबर का एम्पलीट्यूड जो निगेटिव रियल नंबर है, निगेटिव रियल कहाँ होगा? यहाँ, बताइए माइनस एक्स यहाँ होगा। अच्छा आपसे कहते हैं इसका एम्पलीट्यूड बताओ, कह रहे किसी का भी एम्पलीट्यूड निकालना हो, करना क्या है? ओरिजिन से मिलाइए। तो देखिए इसको जब हम ओरिजिन से मिलाएंगे, मिला दिया, अब इसको मिलाने के बाद एक्स की पॉजिटिव के साथ एंगल देखिए, तो अब 0 ना समझिएगा कि 0 एंगल, बताइए एक्स की पॉजिटिव ये जा रही है और ये नंबर ये जा रहा है, तो इसके बीच का एंगल बताइए पाई आएगा 180। बताइए ये एक्स का पॉजिटिव है और ये एक्स का निगेटिव है, एक्स के पॉजिटिव एक्स के निगेटिव बीच में एंगल 0 डिग्री का नहीं है, एक्स का पॉजिटिव और एक्स के निगेटिव बीच एंगल पाई डिग्री का 180। यानी कि इस केस में एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा? पाई आएगा। यानी जो नंबर इस लाइन पे बैठे हैं, जो नंबर पॉजिटिव रियल नंबर हैं, उन सबका एम्पलीट्यूड 0, जो नंबर निगेटिव रियल नंबर हैं उन सबका एम्पलीट्यूड पाई। ठीक, अब चलिए दूसरे तीसरे टाइप का, मान लीजिए आपसे कह दीजिए एम्पलीट्यूड ऑफ आई वाई बता दीजिए जहां वाई 0 से बड़ा है, एम्पलीट्यूड ऑफ आई वाई वाई ग्रेटर देन 0। हाँ चलिए वाई को 0 से बड़ा लगाइए, 2 3, मान लीजिए हमने वाई को 2 लगा दिया, तो ये हल्का सा देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ 2i, यानी 2i का एम्पलीट्यूड बताना है। 2i कहाँ बैठेगा? बताइए 2i बैठेगा इस लाइन पर, बताइए दिस इज 0 + 2i, बताइए 2i का मतलब 0 + 2i। इसके द्वारा रिप्रेजेंट पॉइंट लिखिए, इसके द्वारा रिप्रेजेंट पॉइंट क्या आएगा? 0,2। 0,2 कहाँ आएगा? यही तो आएगा, बोले सही है। तो आपका जो आई वाई नंबर है और जहां y पॉजिटिव है, बताइए ये ऐसे आएगा, आई वाई बताइए इस जगह बैठेगा, इस जगह आपका आई वाई बैठेगा। अब बताइए जितने भी नंबर इस ऊपर की लाइन में हैं, तो बताइए इसका वाली आपको एम्पलीट्यूड बताना है। तो क्या बताया गया? किसी भी नंबर का एम्पलीट्यूड बताना हो तो पहले उसको ओरिजिन से मिलाइए, तो एक लाइन बनेगी। हाँ, इसको ओरिजिन से मिला दिया तो ये लाइन बनी, इस लाइन का एक्स की पॉजिटिव साथ एंगल देखिए, कितना एंगल दिख रहा है? 90। मतलब जितने भी इस जगह पे नंबर्स हैं, इस जगह मतलब प्योर इमेजिनरी और पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव मतलब जिनका जो वाई वाला पार्ट है वो पॉजिटिव हो, कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव नहीं होता है। ठीक है, मतलब इस इमेजिनरी एक्सेस पे ओरिजिन से ऊपर जितने पॉइंट हैं, इमेजिनरी एक्सेस पे
ओरिजिन के ऊपर जितने पॉइंट होंगे बताइए सबके लिए एंगल 90 आएगा। तो देखिए इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड आ जाएगा आई वाई का पाई बाई 2। और फाइनली चौथा नंबर एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस आई वाई, जहां वाई आपका वही ग्रेटर देन 0 है। हाँ तो वाई 0 से बड़ा लगेगा तो -2i -3i ऐसे आएगा। -2i -3 बताइए यहां पर आ जाएंगे, बोलिए सही है। अब बताइए इसको जब यहां से मिलाएंगे तो 90 आएगा, लेकिन निगेटिव है -π/2, बताइए उल्टा आएगा ना ऐसे। तो इस प्रकार के नंबरों का एम्पलीट्यूड आप लिख सकते हैं -i का -π/2। माइनस आई समझ में आ गया, बताइए ऐसे चलना पड़ेगा, इसको ले गए इधर ऐसे। दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज देन एंगल माइनस, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड आई वाई माइनस का ये आ गया। तो ये देखिए हमने एक्चुअली में इस फिगर में किन नंबरों के एम्पलीट्यूड के बारे में एक पर्टिकुलर टाइप के नंबरों की जानकारी थी कि जो ओरिजिन के राइट साइड पे रियल एक्सेस पे हैं उन सबका एम्पलीट्यूड 0, जो ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे रियल एक्सेस पे हैं उनका एम्पलीट्यूड पाई, जो ओरिजिन से अपर साइड पे इमेजिनरी एक्सेस पे हैं उनका एम्पलीट्यूड π/2, और जो ओरिजिन से नीचे की तरफ है, ठीक है, इमेजिनरी एक्सेस पे उनका एम्पलीट्यूड -π/2। बोले सही है, ठीक। अब इसके चलिए इतना नोट करिए, फिर पॉज करके लिखिए, ठीक लिख गया होगा। अब एक चीज और लिखवा देना, इसी पार्ट में लिखिएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। इसको आप ज्योमेट्रिकली भी समझ सकते हैं, इसको मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। 0 बताइए इस नंबर का एम्पलीट्यूड, चलिए पहले ज्योमेट्रिकली समझिए। आप कहते हैं 0 का एम्पलीट्यूड बताओ, तो 0 का एम्पलीट्यूड डिफाइंड नहीं है, ठीक। कैसे, जरा ज्योमेट्रिकली देखिए एम्पलीट्यूड कैसे बताया गया, जरा समझिए ध्यान से, ठीक। तो देखिए 0 का कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, नॉट डिफाइंड नहीं है, कह रहे हैं मैथमेटिकली देखिए चाहे ज्योमेट्रिकली। जैसे ज्योमेट्रिकली देखिए पहले, तो देखिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड निकाल के क्या करते हैं, उसको ओरिजिन से मिलाते हैं और फिर इसके बाद एंगल देखते हैं। तो देखिए ओरिजिन का अगर आपको एम्पलीट्यूड 0 का निकालना है तो 0 को 0 से मिलाइए, या किसी पॉइंट को उसी पॉइंट से मिलाना है तो लाइन तो बनेगी नहीं। बताइए, हमने कहा यहाँ वाली कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको ओरिजिन से मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी ना, तो लाइन का लाइन के साथ एंगल होता है। हाँ, इसी किसी पॉइंट का किसी लाइन के साथ एंगल होता है क्या? हाँ, कह रहे हैं इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का एंगल बताइए। हाँ, तो क्या पॉइंट और लाइन के बीच में एंगल होता है? लाइन लाइन के बीच में होता है। तो अगर ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो पता चलेगा ये डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि लाइन और पॉइंट के बीच का एंगल डिफाइंड नहीं है। तो पॉइंट 0 का अगर आपको एम्पलीट्यूड निकालना है तो 0 को 0 से मिलाइए, देन वी पॉइंट, और उस पॉइंट के इस लाइन के साथ एंगल देखिए तो बेकार हो गया, ठीक। मैथमेटिकली देखेंगे तो बताइए अगर आपको एम्पलीट्यूड ऑफ 0 निकालना है तो मैथमेटिकली भी देखिए नॉट डिफाइंड आएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ 0 का मतलब 0 + i0, बताइए ऐसे लिखेंगे, दिस इज x + iy। क्या फॉर्मूला बताया गया? tan इनवर्स y/x, y/x दिस इज 0/0। तो देखिए दिस इज इनडिटरमिनेट, नॉट डिफाइंड। तो मैथमेटिकली फॉर्मूले से भी देखेंगे तो भी बताइए नॉट डिफाइंड है, और ऐसे देख रहे हैं ज्योमेट्रिकली तो भी नॉट डिफाइंड है। तो 0 का एम्पलीट्यूड डिफाइंड नहीं होता है। तो कह रहे हैं इसी प्रकार की चीज, जैसे ये बैठे ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा। जैसे हमने कहा कुछ बातें बोलते हैं लगभग सबको मालूम होगी, जैसे ये बात देखें तो लगभग बहुत कम को 1-2% लोगों को मालूम, बाकी लोगों को नहीं मालूम होगी। तो चैप्टर आपका कहीं ना कहीं मतलब का है, ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सारी बातें आपको ऐसी है जो पता है और बहुत सारी ऐसी भी जो नहीं भी पता है, ठीक। चलिए नोट करिए इसको, ठीक। चलिए अब इसको हटा दें। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हेडिंग लिखिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। हमने कहा आर्ग्यूमेंट बताइए या एम्पलीट्यूड जो वो यूनिक नहीं है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, किसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट? हेडिंग लिखिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के अंदर लिखिए, कह रहा है आर्ग्यूमेंट बहुत सारे निकल सकते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कुछ पर्टिकुलर डिफाइंड है। लिखिए उसके अंदर, लिखिए द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ऐसे लिखा जाएगा, ऑफ नहीं लिखा जाता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मतलब आर्ग्यूमेंट जेड, ऐसे बोला जाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड विच सेटिस्फाइड द इनइक्वालिटीज, विच सेटिस्फाइज the inequalities, which satisfies the inequalities, और ये inequality लेके -π लेस देन और इक्वल नहीं लगा है, आर्गुमेंट ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू π, which satisfies the inequalities, this is called principal argument of z, is called principal argument of z। कहने वाली आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया गया, उससे कहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताइए। कह रहे हैं इस आर्गुमेंट तो बहुत सारे निकल सकते हैं, पूरा घूमता रहता है।
तो कहना है जो वैल्यू माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में होती है ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ज्योमेट्रिकली अगर देखेंगे तो ये क्या निकलेगा, देखिए ध्यान से। बताइए ये माइनस पाई की लाइन होती है और प्लस पाई की भी यही होती है। माइनस पाई की इधर से होती है, इधर चलेंगे तो माइनस पाई, अच्छा इधर चलेंगे तो प्लस पाई। तो कहना है माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में जो आपका आर्गुमेंट होता है वो आपका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। मतलब कि अगर आपसे कह दिया जाए ऐसा थीटा लेना है, या तो इस रेंज में हो या तो इस रेंज में, एरो पे ध्यान दीजिएगा, या तो इस रेंज में हो। कह रहे हैं जो या तो इस थीटा इस रेंज में है तो वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताएगा, या इस रेंज में है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताएगा। ठीक, इसको आपको नोट करना, नोट करिए फिगर वगैरह। ठीक, जैसे एक एग्जांपल समझिए तो समझ में आएगा। इसमें मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें z इक्वल टू -1 + i। आपसे कहते हैं इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताइए, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपसे कहते हैं बताइए। तो ध्यान सुनिएगा, बताइए इसका मान लीजिए आप फॉर्मूला निकाला, मान लीजिए जैसे एक और चीज देख लीजिए। बताइए z का ये कार्टेशियन फॉर्म लिखा है, इसको जरा पोलर फॉर्म में लिखिए r cos थीटा प्लस i sin थीटा। बताइए बताइए ना थीटा इसमें आपका आर्ग्यूमेंट होता है, थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट। बताइए यहाँ से थीटा निकालना, मान लीजिए आपको, बताइए यहाँ से r cos थीटा निकलेगा -1 और r sin थीटा निकलेगा +1। ठीक, ध्यान सुनिएगा जो बता रहे हैं। अब इसमें आपको डिवाइड कर दिया आपने, तो ये tan थीटा निकलेगा -1। बोले सही है, tan थीटा निकलेगा -1। थीटा जो होता है वो आर्ग्यूमेंट होता है। तो अब बताइए यहां पर अगर आपने tan थीटा को ऐसे लिख दिया, मतलब ये फॉर्मूला निकालना है, या सीधे लिख दीजिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x, वही एक ही बात है, वो भी सही था ये भी सही। थीटा इक्वल हो गई है tan इनवर्स y/x, y कितना है 1, x कितना है 1 -1। तो ये थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स -1। कह रहे हैं tan इनवर्स -1 की बहुत सारी वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा। tan इनवर्स बताइए tan इनवर्स -1 की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, यानी कितने एंगल पे tan थीटा -1 होता है। तो बताइए -π/4 पे भी हो जाएगा। बताइए थीटा इक्वल टू आ जाएगा -π/4। बोलिए सही है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी शायद। ठीक, अब देखिए यहाँ से जरा r भी निकालिए। बताइए इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो r² कितना निकलेगा, बताइए 1/√2। r की वैल्यू आ जाएगी r वैल्यू √2 आ जाएगी। तो r वैल्यू अगर √2 निकालेंगे इससे, तो ये यहाँ से cos थीटा क्या निकलेगा, देखिए cos थीटा, तो cos थीटा निकलेगा -1/√2, r लगाए दे रहे हैं, और sin थीटा निकलेगा +1/√2। बोलिए सही है। अब हमने तो ये ऐसे करा इसको, बताइए हम इसकी दो वैल्यू लिख रहे हैं। बताइए 3π/4 भी तो -1 होता है, इसीलिए भी यहाँ कह रहे थे कि अगर tan इनवर्स -1 लिखना है तो थीटा कितना लेंगे, -1 आ जाए। बताइए थीटा अगर आपने -π, मान लीजिए आपसे कहते हैं tan थीटा में थीटा कितना लगाएगी, -1 आ जाए। तो बताइए थीटा अगर -π/4 लगाएंगे, तो बताइए थीटा अगर -π/4 लगाएंगे तो बताइए -1 आ जाएगा। और थीटा अगर 3π/4 लगाएंगे तो भी -1 आ जाएगा। बोले सही है। थीटा अगर आपने π/4 लगाया -π/4 तो भी -1 आएगा, और थीटा अगर 3π बोले तो भी -1 आ जाएगा। 3π/4 के लिए ये माइनस में होती है 135, tan 135 -1। आप देखिए समझिए, इसके दो थीटा है, और बताइए आपसे कह रहा है प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताइए कौन सा है। तो बताइए ये -π/4 बताइए इस रेंज में आ जाएगा। आपसे -π/4 बताइए कहाँ है, तो बताइए इस रेंज में आएगा, बताइए -π के बीच में आ जाएगा, -π/4 यहाँ बनेगा। तो कह रहे हैं जो वैल्यू इस रेंज में और इस रेंज में होती है, या तो इस रेंज में हो या तो इस रेंज में, तो फिर वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होती है। तो बताइए -π/4 आपका इस रेंज में आ रहा है। अच्छा बताइए +3/4 कहाँ आएगा, 135 डिग्री, बताइए इस रेंज में आ जाएगा, इस रेंज में आएगा ना ये। तो सीधी बात है, ये दोनों ही, एक इस रेंज में आ रहा है एक इस रेंज में आ रहा है, तो दोनों प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है। ध्यान देखिए, तो बताइए थीटा इक्वल टू -π/4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। बताइए बताइए यहीं से तो थीटा निकाला है, इन दोनों जो भी आप इन दोनों इक्वेशनों से थीटा निकालेंगे, आर निकालेंगे, जो भी इन इक्वेशनों से थीटा और आर निकालेंगे इनको सेटिस्फाइड करने चाहिए। तो देखिए थीटा -π/4 आ रहा है, अरे थीटा -π/4 यहाँ लगाइए, तो देखिए cos -π/4 में cos का फर्क नहीं पड़ता, दिस इज cos π/4, तो वो तो माइनस कैसे लग गया। तो देखिए 3π/4 अगर लगाएंगे तो देखिए दोनों सेटिस्फाइड होंगे। अगर 3π/4 लगाएंगे तो देखिए ये भी सेटिस्फाइड होगा, cos 3π/4 -1/√2 और sin 3/4 +1/√2। तो देखिए ये और ये दोनों बताइए जो रेंज बताएगी तो उसके अंदर आ रहे हैं, लेकिन बताइए ये वाला थीटा इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो अगर आपसे कहते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बताइए, ऐसे लिखाया था प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो ये जेड हमने माना था, तो इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना आएगा, 3π/4 आएगा। ये नहीं होगा, तो बताइए ये सेटिस्फाइड हो रहा है, -π/4 इस केस के बीच में है,
प्लस 3/4 उसके बीच में आ रहा है। कह रहे हैं जो इस रेंज का निकाल के देखना है, लेकिन इनको सेटिस्फाइड करता हूँ। तो ये आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या कहलाएगा, 3/4। ठीक, चलिए नोट करिए, पॉज करके लिखिए इसको। ठीक, चलिए लिख गया होगा। अब इसको डाल, अब देखिए थोड़े थोड़े आपको बुक से थ्योरम वगैरह भी करवाए दे रहे हैं। एक चीज चलिए और बताए दे रहे हैं। देखिए 4 नंबरों के पोलर फॉर्म लोग डायरेक्ट याद रखिएगा, हालांकि आपको बेसिक पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री में लिखवाए गए हैं, बहुत लोगों को याद भी होंगे। इनकी जो जगह जगह पड़ती रहती है, लेकिन लिख लीजिए इनको। तो देखिए 4 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे हैं जिनके पोलर फॉर्म को रटे होने, जैसे 1, तो 1 को आप लिख सकते हैं cos 0 प्लस आई साइन 0। जरा सोचिए लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए cos 0 1 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, तो देखिए 1 ही तो लिखा है, तो 1 का पोलर फॉर्म को रटा होना चाहिए। तो देखिए इसको लिख सकते हैं e टू द पावर i इंटू 0, तो इसको लिख सकते हैं e टू द पावर i इंटू 0, यानी 1 का पोलर फॉर्म है, डायरेक्ट याद होना चाहिए। ऐसे -1 का, -1 को लिख सकते हैं cos पाई प्लस i साइन पाई। मतलब cos 180 -1 होता है और साइन 180 0 होता है, तो 0 हो जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू -1 है। कह रहे हैं कि आपको 4 रटे, 4 लिखवाना, 4 रटे होने चाहिए। तो ये लिख सकते हैं e टू द पावर i पाई। कह रहे हैं बेसिक पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री में बताए गए हैं, वहां भी जरूरत पड़ती है। उसके बाद आता है i का पोलर फॉर्म i, तो देखिए i को लिख सकते हैं cos 90 प्लस i साइन 90। मतलब cos 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है, 1 इंटू आई आई, और ये 0 होता है, ये i आ जाएगा। हाँ, इसका पोलर फॉर्म क्या बना है, e टू द पावर i पाई बाई 2, और माइनस i का पोलर फॉर्म cos पाई बाई 2 माइनस i साइन पाई बाई 2। बताइए cos 90 0, साइन 90 1, माइनस i आ जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस i पाई बाई 2। तो 4 चीजों के पोलर फॉर्म, ये इन चारों के आपको डायरेक्ट लर्न होने चाहिए। ठीक, चलिए इसको भी लिख लीजिए। ठीक, लिख गया होगा। अब हमें जितना अपने मन से पढ़ाना था, अलग अलग जगह का हमने सब पढ़ा दिया। अब चलिए बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये सब आपकी बुक में कहीं ना कहीं अलग अलग जगह दे रखे हैं, तो हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, उनको नंबर वाइज करवा दिया, पॉइंट वाइज आपने सबको लिखा। ठीक है, अब देखिए जरा बुक के हिसाब से कुछ चीजें कह रहे हैं। अभी आपको चैप्टर 2-3 लगभग हो पढ़ाया जाएगा। कह रहे हैं चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस अगला चैप्टर चालू है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सब पढ़ना जरूरी है। बेसिक चीजें चैप्टर बुक में जगह जगह पे जरूरत पड़ेंगी। उसका देखिए अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर 3 पे आइए। इसमें देखिए छोटे छोटे रिजल्ट लिखे हैं, हम प्रूव कराते चल रहे हैं। देखिए पहला लिखा है थ्योरम 1। थ्योरम 1 देखिए लिखा हुआ है, कह रहे हैं अगर जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो प्रूव करना है जेड प्लस जेड बार इक्वल्स टू 2REZ, ये प्रूव करना है। और ये प्रूव करना है जेड माइनस जेड बार इक्वल टू 2I इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ये रिजल्ट देखिए लिखे हैं। ठीक है, काफी सरल से उन्होंने थ्योरम में लिखा है, लेकिन आपको काफी सरलता से आराम से हो जाएंगे। बताइए देखिए जेड बराबर क्या है, x प्लस आई वाई। इनके हिसाब से जेड और जेड बार जोड़ना है। हाँ, जेड बार निकाल दीजिए, जेड बार क्या आएगा, x माइनस वाई। इसमें देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, तो अगर आपने ये जेड माना है तो इसका रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, बताइए x है। इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, बताइए y है। ठीक, अब चलिए वाले को पहला वाला प्रूव करना है। फर्स्ट चालू करते हैं। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये तो दोनों का कॉमन पार्ट है। फर्स्ट चालू करते हैं, जेड में जेड बार कहना है जोड़ दीजिए, तो जोड़ दो। बताइए जेड प्लस जेड बार, जेड कितना है x प्लस आई वाई, जेड बार कितना है x माइनस आई वाई। बताइए आई वाई कट जाएगा, दिस इज 2x। अच्छा x का मतलब क्या है, x का मतलब है रियल पार्ट ऑफ जेड, दिस इज 2 रियल पार्ट ऑफ जेड। प्रूव हो गया। ऐसे देखिए जेड प्लस जेड बार आ गया। ऐसे सेकंड नंबर, बताइए जेड माइनस जेड बार करना है, दिस इज x प्लस आई वाई माइनस x माइनस आई वाई, तो ये आ जाएगा 2x आ जाएगा, x कट जाएगा 2i y आ जाएगा। अच्छा y का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ y, तो ये जेड माइनस जेड बार इक्वल टू 2i, और ये देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। देखिए दूसरा प्रूव हो गया। तो इनके साथ देखिए थ्योरम थी। थ्योरम क्या है, ये जनरल रिजल्ट निकालने, जैसे हमने आपको पॉइंट वाइज करके तमाम सारी बातें लिखवाई है, वैसा ही पॉइंट समझ लीजिए। तो देखिए प्रूव है, जेड प्लस जेड बार क्या होता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड माइनस जेड बार क्या होता है 2i इंटू इमेजिन। कह रहे हैं जैसे बुक पढ़ेंगे आगे तो तमाम जगह पे कोई इस टाइप की चीजें हैं तो ये डायरेक्ट लगा दी जाएगी कि भाई जेड प्लस जेड बार 2REZ होता है, वो लगा देंगे खट से। ठीक, चलिए नोट करिए इसको। ठीक, लिख गया होगा, इसको उठाए दे रहे। ऐसे देखिए थ्योरम 2 लिखी हुई है।
थ्योरम 2 में देखिए क्या है लिखा है, Z1 Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो पहला प्रूव करना है Z1 प्लस Z2 का होल बार Z1 बार प्लस Z2 बार। शिक्षा क्या मिल रही इससे कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस में लगे हैं और होल बार लगा है तो बार अलग अलग लग जाता है, यही शिक्षा मिल रही। मतलब 3 लगे हो 4 लगे जितने लगे हो तमाम सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आप जोड़ लीजिए, घटा भी लीजिए। देखिए सेकंड नंबर माइनस का लिखा हुआ है तो हम सेकंड नंबर नहीं करेंगे, हम फर्स्ट नंबर करेंगे, सेकंड आप ना करिए। तो पहले चलिए 2 के लिए प्रूव करना है कि भाई इनके हिसाब से दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, तो जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने Z1 माना x1 प्लस आई y1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 माना x2 प्लस आई y2। ठीक, देखिए जो प्रूव करना है उसमें Z1 बार Z2 बार भी लाना है, इसलिए Z1 बार निकाल दे रहे हैं। बता चुके हैं कैसे निकलेगा, x1 माइनस आई y1, Z2 बार निकालेंगे तो क्या निकलेगा x2 माइनस आई y2। तो हमने राइट हैंड साइड का तो निकाल ही लिया सब, लेफ्ट हैंड साइड लिखा है Z1 Z2 जोड़ दो, बार बाद में लगा है पूरे में, तो Z1 और Z2 जोड़ दीजिए जरा। तो Z1 प्लस Z2 करेंगे तो x1 प्लस आई y1 और x2 प्लस आई y2, Z1 Z2 जोड़ दिया। इसमें रियल वाले चलिए एक साथ लिख दीजिए, इमेजिनरी वाले एक साथ लिख दीजिए, कॉमन लेके आई। अब बताइए इसके हिसाब से आपको Z1 प्लस Z2 का होल बार चाहिए था, हाँ तो बताइए होल बार लगा दीजिए। बताइए इसका भी बार लग जाएगा, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। बताइए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बार लगाना है तो बार कैसे निकलता है, आई की जगह माइनस के। तो बताइए इसका अगर बार निकालेंगे, अगर Z1 प्लस Z2 ये है तो Z1 प्लस Z2 का बार आई की जगह माइनस आई लगा देंगे। अब देखिए इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं x1 माइनस आई y1, देखिए ये लिखा, और बीच में x2 माइनस आई y2 ये लिखा। तो ये इसके साथ x1 माइनस आई y1 कितना हो गया, देखिए ये लिखा है Z1 बार, और ये कितना है Z2 बार। तो कह रहे हैं ऐसे सेकंड पार्ट है माइनस वाला, वो हम नहीं करेंगे, बस माइनस तो लगना बीच में, अपने आप करिएगा। तो कह रहे हैं ये रिजल्ट से मतलब है कि आपके पेपर में प्रूव करने को नहीं आ जाएगा, को भी जो संख्या को दे दे, पहले क्वेश्चन दे दो, क्या दिक्कत है, बेसिक इन्फॉर्मेशन तो है, को प्रूवे दे दे इसका, करो 2 नंबर में 3 नंबर में, ठीक है। तो आपका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़े हुए हैं और होल बार लगा है तो क्या हो जाएगा, बार सब में अलग अलग। सेकंड बार अपने आप करना है, नोट कर लीजिए जल्दी से, पॉज करके लिखिए, ठीक लिख गया होगा। ऐसे देखिए मल्टीप्लाई का इसको हटा देना है। देखिए एक थर्ड नंबर लिखा है प्रोडक्ट वाला, माइनस वाला नहीं करेंगे, लिखा है अगर Z1 Z2 का होल बार है तो Z1 इंटू Z2 हो जाता है अलग अलग। मतलब इनके चारों रिजल्ट देखिए तो बताइए चारों रिजल्ट से क्या पता चल रहा है कि अगर प्लस लगा हो, चाहे माइनस लगा हो, चाहे मल्टीप्लाई लगा हो और चाहे डिवीजन लगा हो, बार सब में अलग अलग लग जाता है बार। चलिए हम डिवीजन वाला को बताते हैं, डिवीजन वाला थोड़ा कठिन हो जाएगा शायद, तो चलिए डिवीजन वाला बताते हैं, इसको डालते हैं। बताइए डिवीजन वाले लिखा है नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो कहना 4 में से 2 बता रहे तो अपने आप करिएगा। हाँ चलिए Z1 अपॉन Z2 का बार, Z1 बार अपॉन Z2 बार ये निकालना है। चलिए आपको पहले Z1 अपॉन Z2 निकालते हैं। Z1 अपॉन Z2, दिस इज x1 प्लस आई y1 और x2 प्लस आई y2, बोले सही है, ये लिखा हुआ है। अब अगर बताइए आपको ये होल बार निकालना है, बताइए ये आपको प्रूफ करना है, Z1 अपॉन Z2 का पूरे का बार Z1 बार अपॉन ये प्रूफ करना है, बोले सही है। तो थोड़ा सा हल्का सा बड़ा हो जाए क्या, बताइए Z1 अपॉन Z2 आ गया। अभी आप इसका बार नहीं निकाल पाएंगे, किसी कॉम्प्लेक्स में बार कब निकाल पाते हैं, जब वो a प्लस आई बी रूप में हो। तो देखिए a प्लस आई बी रूप में होगा तो देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं, बताइए इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराइए, बताइए नीचे वाले के मल्टीप्लाई कराएंगे x2 माइनस आई y2 और दिस इज x2 प्लस आई y2 और x2 माइनस आई y2, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो देखिए ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा x1 x2, डायरेक्ट लिख रहे हैं, रियल यहां से आएगा, और रियल कहां से आएगा, डायरेक्ट लिखेंगे थोड़ा समय खत्म हो रहा है। इसका यहां मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा माइनस आई स्क्वायर y1 y2 माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो प्लस y1 y2 प्लस इमेजिनरी कॉमन ले लेंगे आई, 2 इमेजिनरी आएंगे, इसका यहां कराएंगे तो इमेजिनरी, इसका यहां तो आई कॉमन ले लिया, y1 x2 माइनस इसका कराएंगे तो x1 y2, और बताइए नीचे हम डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस आई स्क्वायर y2 स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर माइनस लगाएंगे तो प्लस का y2 स्क्वायर।
अब बताइए ये आपका Z1/Z2 किस फॉर्म में आ गया, a प्लस आई बी फॉर्म में आ गया। देखिए अलग अलग कर दीजिए, x1 x2 y1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये देखिए रियल पार्ट पूरा देखिए रियल हो गया। इमेजिनरी में देखिए आई लगाया, y1 x2 x1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। बताइए अब इतनी देर बाद Z1/Z2 a प्लस आई बी में आया। अब बताइए आप पूरे का बाहर निकाल सकते हैं। अब निकालेंगे पूरे का बाहर, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको, ठीक लिख गया होगा। अब देखिए हम पूरे का बाहर यहीं लिखते हैं। बताइए ये लगाया और ये देखिए पूरे का बाहर लगाया। हाँ तो देखिए पूरे का बाहर कितना निकलेगा, बताइए इसी में हम यहीं पे लगाए दे रहे हैं, आपका नोट हो चुका है। पूरे का बार लगाएंगे तो आई की जगह माइनस आई, बताइए ये निकलेगा, मतलब Z1/Z2 का होल बार निकलेगा ये। आपको किसके बराबर प्रूव करना है, Z1/Z2 के बराबर, तो वो निकालिए। तो ये आपका देखिए निकल आया, ये आपको नोट करना पड़ेगा, ये लाइन आपको नोट करनी पड़ेगी। हाँ जरा Z1/Z2 निकालिए। Z1 क्या है, बताइए Z1 है x1 माइनस आई y1, Z2 क्या है x2 माइनस आई y2। अब दिखाना है ये इसके बराबर है। तो देखिए ये रियल इमेजिनरी अलग अलग है ना, तो इसको भी रियल इमेजिनरी अलग कर लिया तो इसके बराबर ही आ जाएगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। तो x1 माइनस आई y1 मल्टीप्लाई इसका कॉन्जुगेट x2 प्लस आई y2, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई x2 माइनस आई y2 और x2 प्लस आई y2। ऊपर देखिए मल्टीप्लाई करा ना, रियल एक साथ लिख रहे हैं, तो x1 x2 मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल, इमेजिनरी आई स्क्वायर करेंगे तो माइनस आई स्क्वायर आएगा। अच्छा माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो प्लस का y1 y2, इमेजिनरी वाले में माइनस का आई कॉमन ले लिया, इसका यहाँ कराएंगे माइनस आई कॉमन, y1 x2। अच्छा इसका यहाँ कराएंगे तो आई x1 y2 आएगा, लेकिन हमने माइनस आई कॉमन लिया है, तो माइनस का x1 y2 और नीचे था ये a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर y2 स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस 1 तो प्लस का y2 स्क्वायर। बस अब जगह नहीं बची, अलग अलग करिए जरा इसको। बताइए ये अपॉन ये करिए, देखिए ये आया, और माइनस ये अपॉन ये करिए, देखिए आ गया। तो बताइए दोनों बराबर आ गए। तो कहना है चाहे डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, ऐसे याद रखिएगा, मतलब आपको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे याद रखना है कि अगर मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 2-3 जुड़े घटे लगे और होल बार लगा है तो अलग अलग लग जाता है, मल्टीप्लाई में बार अलग अलग लग जाता है और डिवीजन में बार अलग अलग लग जाता है, ठीक। चलिए नोट करिए इसको, ठीक लिख गया होगा। अब देखिए बुक में जहां पेज नंबर 3 पे थ्योरम 1 और 2 दी, हमने इनके प्रूफ बता दिया आपको, बुक में प्रूफ नहीं दिए। नीचे कॉर्नरी टिक करिए और नोट पढ़िए, नोट थ्योरम नीचे नोट लिखा है, वही एक्सटेंशन लिखा है। कह रहे अगर Z1 Z2 नहीं Z1 Z2 Z3 Zn तक जोड़ दिया जाए तो ये बार फिर भी अलग अलग लग जाता है, वही मल्टीप्लाई में लिखा है। कह रहे हैं 2-3 नंबर नहीं, चाहे जितने मल्टीप्लाई करा लो सब में बार अलग अलग लग जाएगा। फिर कॉर्नरी टिक करिए, अपने आप करनी। फिर देखिए कुछ इंटर लेवल के क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, वो हमने बताए नहीं है, अपने आप करने, इंटर पढ़ चुके हैं ना, तो वो दे रहे हैं। एग्जाम्पल्स हैं, इसमें से हम एक भी बताएंगे नहीं, हमसे पूछिएगा नहीं, आ जाए तो करिए, ना तो ना करिए, इंटर के क्वेश्चन है। हाँ तो पेज नंबर 5 पे एग्जाम्पल 1 टिक करिए, एग्जाम्पल 2 टिक करिए, सब आई स्क्वायर बराबर -1 आई की पावर 4 + 1 उससे होने। एग्जाम्पल 1 करिए, एग्जाम्पल 2 टिक करिए, एग्जाम्पल 3 टिक करिए, एग्जाम्पल 4 टिक करिए, 5 भी कर सकते हैं। 5 एग्जाम्पल इधर करिएगा, पेज नंबर 5 और 6 पे जो एग्जाम्पल दिए 5-6 ये करिएगा, ठीक। और आज आपको हमने पढ़ा दिया, उससे एक और हो जाएगा। पेज नंबर 16 पे एग्जाम्पल 1 हो जाएगा, पेज 16 पे एग्जाम्पल 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, कह रहे इसको ज्योमेट्रिकली दिखाओ, तो आज ज्योमेट्रिकली हमने दिखाया है, पोलर फॉर्म बदलना है वो भी बताया है, तो ये एग्जाम्पल 1 आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना आप लोग आज करिएगा। अब नेक्स्ट टाइम पे हमें अलग से कुछ नहीं पढ़ाना है, जैसे आपने पूरा समय आज हमने अलग से पढ़ाया, बुक से कुछ पढ़ाया नहीं, ऐसे पढ़ाते चले गए। तो नेक्स्ट हमने बुक में जितना दिया है उससे पढ़ाएंगे, तो इसमें भी 1-2 टर्न का समय अभी और लेंगे, फिर आगे चलेंगे आपके सिलेबस, ठीक। अब आज की क्लास खत्म करते हैं, इतना करके रखें।